गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण पढ़ रहे थे। आज हम व्याप्ति के बारे में पढ़ेंगे और अनुमान के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जब हमने चार्वाक दर्शन पढ़ा था तो हमने व्याप्ति के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि व्याप्ति होती क्या है और एक तरीके से हम व्याप्ति को अनुमान का आधार कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि व्याप्ति अनुमान का प्राण है। तो अब पहले समझने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत हमने अनुमान के बारे में कल जाना, आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्याप्ति होती क्या है। व्याप्ति एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। व्याप्ति V प्लस आपत्ति से बनता है। इसका मतलब होता है एक विशेष प्रकार का संबंध। किन वस्तुओं में संबंध? ये साध्य और हेतु में होता है, जो विशेष प्रकार का संबंध होता है। देखिए, किसी भी अनुमान के लिए ज़रूरी है कि पक्ष में और साध्य में संबंध हो, साध्य और हेतु में संबंध, तभी जाके अनुमान सही सिद्ध होगा। अब जो व्याप्ति होती है वो साध्य और हेतु के बीच में संबंध को कहा जाता है। ठीक है। अब व्याप्ति में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है। व्याप्ति में एक व्यापक होता है, एक व्याप्य होता है। जो व्यापक होता है उसकी व्याप्ति रहती है, जिसमें व्याप्ति रहती है उसे व्याप्य कहा जाता है। जैसे पहाड़ वाले उदाहरण में, पहाड़ पर धुआं है, उस उदाहरण में जो अग्नि है, अग्नि व्यापक है क्योंकि अग्नि की व्याप्ति रहती है, और जो धुआं है, जिसे हम धूम भी कह सकते हैं, वो व्याप्य है। ठीक है। तो व्यापक और व्याप्य के संबंध को, कौन से संबंध को? अनिवार्य संबंध को, जो हमेशा होगा, सामान्य संबंध को और सार्वभौमिक संबंध को। ये संबंध नहीं कि किसी दूसरी जगह पर जाने से वो संबंध बदल जाए। तो ये जो संबंध होता है इसमें किसी तरीके की शर्त भी नहीं होनी चाहिए। वो जो संबंध होता है उसको व्याप्ति कहते हैं। अब एक प्रश्न और हमारे सामने उठता है कि इन दोनों में से, मतलब व्याप्ति में जो दो चीज़ें होती हैं, साध्य और हेतु, इन दोनों के मध्य संबंध ही व्याप्ति होता है। किसका क्षेत्र बड़ा है, किसके क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार है, किसका कम विस्तारित है, इसी के आधार पर व्याप्ति का विभाजन भी होता है कि व्यापक और व्याप्य के संबंध या उनके क्षेत्र के विस्तार के आधार पर व्याप्ति को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है समव्याप्ति, एक होती है विषम व्याप्ति। समव्याप्ति मतलब सम का मतलब समान, जहाँ पर व्यापक और व्याप्य का जो क्षेत्र है वो समान होता है। मतलब व्यापक से व्याप्य का अनुमान लगा सकते हैं, व्याप्य से व्यापक का अनुमान लगा सकते हैं। ये होगा तो इसका पता चल जाएगा, ये होगा तो इसका पता चल जाएगा। दोनों का जो क्षेत्र है वो समान है। ठीक है। किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं है। इसका उदाहरण होता है अभिधेय और नामधारी जो चीज़ें होती है कि जिसको हम जान सकते हैं उसको हम नाम भी दे सकते हैं, और जिसको नाम दे सकते हैं उसको हम जान भी सकते हैं। तो उनका उदाहरण तो वो है। लेकिन एक जो विषम व्याप्ति है, विषम व्याप्ति में व्यापक का क्षेत्र व्याप्ति के क्षेत्र के मुकाबले ज़्यादा होता है। जैसे वही जो धुएं और अग्नि का संबंध है, इसमें अग्नि का क्षेत्र धुएं के क्षेत्र से ज़्यादा है। मतलब आप धुएं से अग्नि का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन अग्नि से धुएं का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जहाँ पर अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं होता। जैसे गर्म लोहा, जो एकदम लाल तप्त जो गर्म लोहा होता है, वहाँ आग है लेकिन वहाँ पर धुआं नहीं है। घरों में आजकल जिस तरीके के गैस बर्नर हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर अग्नि है, धुआं नहीं है। ठीक है। इसीलिए अग्नि का क्षेत्र धुएँ के क्षेत्र से व्यापक होता है। तो इस व्यापकता के आधार पर ही व्याप्ति को हम सम और विषम में बांट देते हैं। इसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक आज पढ़ेंगे वो है अनुमान का प्रकार या अनुमान का विभाजन। देखिए, अनुमान को दो तीन तरीके से विभाजित किया जाता है। एक प्रयोजन की दृष्टि से। प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान को हमने कल भी चर्चा की थी, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में बांटते हैं। स्वार्थानुमान, जब मैं अपने लिए, अपने ज्ञान के लिए अनुमान करूँगी तो इसको स्वार्थानुमान कहेंगे। ठीक है। इसमें जो वाक्य होते हैं उनमें सीक्वेंस होना, क्रम होना ज़रूरी नहीं है। मुझे अपने आप को ही समझाना है, अपने आप ही जानना है
इसीलिए मैं चाहे कोई सी भी सीक्वेंस रखूं, जैसे वहाँ धुआं है तो वहाँ अग्नि होगी, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, या फिर पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहाँ धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आगे। तो यहाँ हमने सीक्वेंस बदल दी, फिर भी मुझे पता चल गया कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। ये स्वार्थानुमान होता है और ये स्वयं के लिए किया जाता है। परार्थानुमान में हमें क्रम की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर 3 नहीं 5 वाक्य होते हैं जिनकी हमने कल भी चर्चा की थी। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति, उपनय, निगमन, ये 5 वाक्य होते हैं, तब जाके परार्थानुमान पूर्ण होता है। इसमें 5 वाक्य होते हैं जिसमें क्रम की ज़रूरत भी होती है। ये प्रयोजन की दृष्टि से किया गया विभाजन है। प्राचीन न्याय ने अनुमान को 2 भागों में, अनुमान को 3 भागों में बांटा है। प्राचीन न्याय, ठीक है, प्राचीन न्याय के हिसाब से पहला है पूर्ववत अनुमान। पूर्ववत अनुमान में क्या होता है, आपके सामने कारण है जिसे आप जानते हैं, ज्ञात कारण है, और उसके आधार पर आप अज्ञात कार्य का अनुमान करते हैं। जैसे आसमान में हमने बादल देखे, ये हमें ज्ञात है, अब हम कहेंगे बारिश होगी, अनुमान लगाएंगे बारिश होगी, तो वो अज्ञात कार्य हो गया। अब अगर मान लीजिए ना हुई तो हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है। तो ज्ञात कारण के आधार पर अज्ञात कार्य का जब अनुमान करते हैं तो पूर्ववत में आता है। ऐसे ही मान लीजिए हम ये कहें कि बरसात नहीं हो रही, ये हमको पता है, इससे फसलें खराब हो जाएंगी, ये भी पूर्ववत का उदाहरण है। दूसरा है शेषवत। शेषवत में क्या होता है, शेषवत में कार्य पता होता है, ज्ञात है कार्य, कारण नहीं पता, उसका अनुमान करते हैं। जैसे मान लीजिए आसपास मलेरिया बहुत फैल गया, तो हम क्या कहेंगे कि एनाफ्लीज मच्छर होगा, तो हमें कार्य ज्ञात है और हमने मलेरिया का कारण अनुमान लगाया है कि वो होगा। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे नंबरों से पास होता है तो हम कहते हैं कि ज़रूर वो मेहनती रहा होगा या उसने रेगुलर पढ़ाई की होगी। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कार्य क्या है कि उसके रिजल्ट्स, और अज्ञात कि उसने पढ़ाई की होगी, ठीक है। तीसरा है सामान्यत्व दृष्टि। सामान्यत्व दृष्टि में क्या होता है, 2 वस्तुएं हमेशा एक साथ आती हैं, हमेशा, जिसकी वजह से एक को देखकर हम दूसरे का या दूसरी को देखकर हम पहली का अनुमान कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 दोस्त हैं, मान लीजिए कि कोई भी होंगे, क ख, क को देखकर हम कहते हैं कि ख भी आसपास ही होगा, या ख को देखकर हम कहेंगे क भी आसपास ही होगा। जैसे ही हम ये कहेंगे, दूसरा उदाहरण कि दूध है, तो दूध कहते ही सफ़ेद होगा, ये हमारे दिमाग में आ जाता है। ये तो नहीं कि दूध काला होगा, जब तक हम उसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं मिलाएंगे तब तक दूध सफ़ेद ही रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 वस्तुओं को एक साथ देखने पर, या एक वस्तु के 2 गुणों को एक साथ देखने पर, एक गुण के बारे में सोचने पर दूसरे का अनुमान अपने आप होता है, उसे सामान्यत्व दृष्टि कहते हैं। ये तो प्राचीन न्याय का उदाहरण हो गया। नव्य न्याय ने उदाहरण कैसे दिए हैं, नव्य न्याय ने भी 3 तरीके से अनुमान को बांटा है नव्य न्याय के हिसाब से। पहला है केवल अन्वय विधि, केवल्यान्वय भी कहते हैं इसको। अन्वय का मतलब होता है साहचर्य। तो इस अनुमान में हम भावात्मक उदाहरणों के माध्यम से अनुमान की स्थापना करते हैं, मतलब सकारात्मक होना चाहिए, उसमें नहीं या नकारात्मक किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। वो केवल अन्वय, भावात्मक उदाहरणों से जिस अनुमान की स्थापना होती है उसको केवल्यान्वय या केवल अन्वयी अनुमान कहा जाता है। जैसे ये हमारा वेल नोन एग्जाम्पल है जो कि पहाड़ पर धुआं है, पहाड़ पर अग्नि है क्योंकि वहाँ पर धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल हमने एक दिया। दूसरा होता है केवल व्यतिरेक। इसमें हम नकारात्मक उदाहरणों से अनुमान की स्थापना करते हैं। जैसे जिन वस्तुओं में आत्मा नहीं है उनमें चेतना भी नहीं है। पहला ही सेंटेंस हमने नेगेटिव या निषेध वाला बोल दिया।
लेकिन जीवों में चेतना है तो जीवों में आत्मा है। मतलब तीनों में से कोई एक वाक्य नकारात्मक होना चाहिए। जब हम नकारात्मक वाक्यों से अनुमान की स्थापना करते हैं तो वो केवल व्यतिरेकी होता है। तीसरा जो है अन्वय व्यतिरेकी। मतलब हम सकारात्मक उदाहरण भी लें, हम नकारात्मक उदाहरण भी लें, दोनों उदाहरणों से जब हम अनुमान की स्थापना करते हैं तो उसे अन्वय व्यतिरेकी उदाहरण ही कहेंगे। जैसे ये इसका और इसका दोनों का एग्जाम्पल अगर हम लें और अनुमान की स्थापना करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अन्वय व्यतिरेकी अनुमान का उदाहरण है। तो ये आज हमने अनुमान का विभाजन और व्याप्ति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। अगली क्लास में हम हेतुआभासों की चर्चा करें। थैंक यू।